जय हिंद दोस्तों। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों, मित्रों और आगे आप खुद ही समझदार हैं। तो आज अपन मौर्य साम्राज्य की तीसरी वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, फिर उसके बाद बिंबिसार को देखा, फिर उसके बाद अशोक को देखा। और अशोक की को जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी सीरीज़ में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हमने अशोक के नॉर्मल लाइफ के बारे में देखा था कि कैसे कब वो उन्होंने सिंहासन प्राप्त किया था, कौन उनके माता थे, कौन उनके वैसे है यार कौन उनके माता थे, कौन उनके पिता थे, कौन कब उन्होंने राजगद्दी पे बैठा और उसके किस धर्म को ज्वाइन किया, कौन सी संगीतियाँ हुई, ये सब बारे में डिस्कस किया था। तो आज अपन अशोक के बारे में और आगे देखते हैं। किसके बारे में? अशोक। देखिए, अशोक को जो है एक जैसे कह लीजिए या शौक था या कुछ और बात रही होगी, अशोक जी को अभिलेख लिखवाने का बड़ा शौक था। अभिलेख मतलब समझिए होता क्या है। अब भाई साहब यार शांत रहो 2 मिनट। अभिलेख लिखाने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पहले के ज़माने में ये सब होते नहीं थे। अब अभिलेख आप समझिए, जैसे आज के ज़माने में जैसे कोई रोड बन रहा है, कोई सरकारी निर्माण हो रहा है, तो आप उसके बगल में देखते हैं एक छोटा सा ब्लैक कलर का ऐसे लगा के उस पर लिखा जाता है फला विधायक, फला मंत्री, ये इनके तहत में फला योजना के तहत इतना पैसों के अंतर्गत ये चीज़ निर्माण कराया गया। तो ये चीज़ आपने देखा होगा, कोई रोड बनता होगा ये सब। तो वैसे ही जब अशोक के ज़माने में ये आज का डिज़ाइन तो था नहीं, तब उन्होंने क्या किया था, पत्थरों पर कोई जैसे पहाड़ है बड़ा, कोई वहाँ पत्थर काट के कोई डिज़ाइन बना दिए। डिज़ाइन का मतलब कुछ उस पर लिख दिए, और फिर उसके बाद कोई स्तंभ बनवा दिए, कोई बड़ा सा पिलर बनवा दिए, उस पर कोई बात लिख दिए। और फिर उसके बाद कहीं कहीं गुफाएँ थी, उन गुफाओं में कुछ चित्र के माध्यम से कुछ रिटेन लिख दिया गया। तो ये सब क्या है? ये सब अभिलेख हैं। ये सब क्या है? अभिलेख हैं। अभिलेख बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, स्तंभ लेख जो कि कोई पिलर है, जैसे अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो कि कहाँ रखा गया है? सारनाथ में है। सारनाथ में हम लोगों ने अपने घर से साइकिल से मतलब लगभग 60 किलोमीटर की डिस्टेंस करके हम 4 लोग थे, और जो कि हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त लोग थे, हम लोग गए थे वहाँ सारनाथ में। देखा अशोक स्तंभ के बारे में और बहुत सी चीज़ों के बारे में हमने देखा। तो आप भी जाइए और देखिए अशोक स्तंभ किस प्रकार वहाँ मतलब लाइव रखा गया। हालांकि अब थोड़ा बहुत टूट गया है निकालने में। तो ये जो स्तंभ था, ये स्तंभ अभिलेख के तहत आता है। कुछ शिलालेख है। शिलालेख मतलब कोई बड़ी सी पहाड़ी है या कोई बड़ा सा पत्थर है, उस पर कुछ लिख दिया गया, उससे कुछ ड्राइंग बना दी गई, दैट इज़ का शिलालेख। फिर उसके बाद गुफा लेख क्या होता था? कई सारी गुफाएँ हैं। देखिए, अशोक के समय में 4 गुफाओं का जिक्र किया गया है। कौन सी 4 गुफाओं का जिक्र किया है? कैन यू एक्सप्लेन? क्या आप बता सकते हो वो गुफाएं कौन थी? भाई साहब, अशोक ने आजीवक संप्रदाय को बराकर पहाड़ी पे 4 गुफाएं गिफ्ट की थी, 4 गुफाएं दी थी। कौन सी? कर्ज की, चौपार की, और विश्व झोपड़ी की, और सुदामा की। ये सब 4 गुफाएं जो है दी थी। तो उन गुफाओं में मान लो कोई चित्र बन गया या कुछ बन गया, तो वो किस के तहत आता है? गुफा अभिलेख के तहत आता है। किसके तहत आता है? गुफा अभिलेख के तहत आता है। तो क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम भारत में अभिलेख लेखन कौन प्रारंभ किया था? अभिलेख लेखन। तो अभिलेख लेखन भारत में सर्वप्रथम कौन प्रारंभ किया था? तो भाई साहब आंख मूंद के मार दीजिएगा, अशोक। अशोक ने भारत में अभिलेख लिखना सबसे पहले प्रारंभ किया था। कौन किया था? अशोक ने भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखना। अभिलेख 3 प्रकार के, स्तंभ और शिला और उसके बाद गुफा, ये 3 प्रकार के थे। तो जो टोटल लगभग 40 अभी डिस्कवरी हो चुकी है, लगभग 40 की
बहुत सारे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तक जो सामंत है 40 है। उसमें देखिए क्या है ना, 7 जो हैं छोटे छोटे अभिलेख हैं और उसके बाद 14 जो हैं बड़े बड़े अभिलेख हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम होता है तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। अशोक का देखिए पूरा जो इनके बारे में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम प्रॉस्पेक्टस से आप सिलेबस उठा के देखिए किसी भी एग्ज़ाम का, वो इस टॉपिक को ज़रूर हाईलाइटली प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि भारत में जो अभिलेख लिखना प्रारंभ किया था वो किसने किया था, अशोक ने किया था। अब देखिए फैंथलर महोदय थे, जो कि 1750 में, किसने में 1750 में इन्होंने डिस्कवर किया, इन्होंने खोजा किसके, इन अभिलेखों को। लेकिन इन्होंने सिर्फ खोजा, जैसे मान लो खुदाई उदाई चल रही थी, कोई पत्थर वत्थर निकला तो बोला भाई साहब ये क्या है, तो इन्होंने बताया यार ये सब तो कुछ ऐसे मतलब पत्थर हैं जो कि पुराने इतिहासों से रिलेटेड हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा पाया। उन्हें मतलब क्या उस पत्थरों पे लिखा है, जो डिज़ाइनें बनी हैं या क्या क्या है, इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था उस समय। सिर्फ इन्होंने क्या किया, उन पत्थरों को, उन मतलब शिलालेखों को, उन अभिलेखों को खोजा। फिर उसके बाद एक आया जेम्स प्रिंसेप 1837 में इनको सफलतापूर्वक पढ़ने का श्रेय जाता है। इनको सफलता मिली किस मामले में, पढ़ने के मामले में। तो क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने की मतलब सफलता किसे प्राप्त हुई थी, तो मार दीजिए कि जेम्स प्रिंसेप को। किसे, जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में उन अभिलेखों को सफलतापूर्वक पढ़ने में बताया। भाई साहब ये तो यार अशोक एक महान सम्राट चक्रवर्ती राजा थे, उनके बारे में है ये सब लिखा गया है बहुत सारे मेहनत करके। तो किसने बताया था, जेम्स प्रिंसेप ने। खोजा कौन था, फैंथलर ने 1750 में खोजा था और 1835 में जेम्स प्रिंसेप ने उसके बारे में अध्ययन किया था, मतलब रीड करके बताया था लोगों का, ये किसके बारे में है, अशोक के बारे में है। अब देखिए कोई भी अभिलेख लेखन है, अभिलेख तो उसकी एक लिखने की शैली होती है, जैसे आज हमारी जो लिपि है, लिखने की शैली का मतलब लिपि। तो आज हमारी लिपि कौन सी है, इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए भाई साहब हमारी देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये जो अभिलेख लिखे गए थे ये किस लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब सर्वप्रथम भारत में अभिलेख लिखना कौन प्रारंभ किया था, तो अशोक महान। इसको खोजा कौन था, फैंथलर ने 1750 में। और इसको पढ़ा कौन था अभिलेखों को, तो जेम्स प्रिंसेप ने। अब देखते हैं हम लोग भाषा कौन सी थी, लिपि कौन सी थी। तो पहली जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि। दूसरी जो थी खरोष्ठी लिपि थी। तीसरी जो थी आर्माइड लिपि थी, ठीक है। और चौथी जो थी वो ग्रीक लिपि थी। समझिए सब है क्या, जो अभिलेख लेखन की जो शैली थी, जो लिपि थी, शैली मतलब लिपि का मतलब एक लिखने का फॉर्मेट होता है, किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। जैसे जो तो अशोक की जो लेखन अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। पहला जो कुछ अभिलेख मिले हैं जो, हाँ ये सर्वाधिक अभिलेख जो अशोक जी के मिले हैं, सर्वाधिक अभिलेख वो किस लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में। खरोष्ठी लिपि है। खरोष्ठी लिपि क्या होती है, जैसे हम लोग लिखते हैं किधर से, इधर बाएं से दाएं तक, मतलब पहले इधर से फिर इधर लिखते हैं। लेकिन ये जो खरोष्ठी लिपि है ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। ये कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं की तरफ। और दाएं से बाएं की तरफ एक और लैंग्वेज लिखी जाती है जिसे आप लोग बता सकते हो, उर्दू। कौन सी, उर्दू, वो भी दाएं से बाएं की तरफ। तो खरोष्ठी उर्दू स्टाइल में लिखी जाती है, यानी बाएं से। तो इसके जो अभिलेख मिले थे वो कहाँ से मिले थे, वो कहाँ मिले हैं, पाकिस्तान में मिले हैं। वो कहाँ से मिले हैं, पाकिस्तान से मिले हैं। शहनाज गढ़ी और मानसेहरा,
मानसेहरा। देखिए पाकिस्तान की दो जगह हैं, पाकिस्तान की दो जगह से खरोष्टी लिपि में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेख पाकिस्तान की दो जगह से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मानसेहरा से और शहबाजगढ़ी से। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी क्वेश्चन आएगा भाई साहब, मानसेहरा शहबाजगढ़ी से अभिलेख किस राजा के प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के प्राप्त हुए हैं। कौन सी लिपि में प्राप्त हुए हैं? तो खरोष्टी लिपि में। खरोष्टी लिखी कैसी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। और इतना हुआ। ब्राह्मी लिपि में अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले थे। और आर्माइड वाला है ये अफ़गानिस्तान में मिला था। कहाँ मिला था? अफ़गानिस्तान में। तक्षशिला हो गया, काबुल हो गया, ये सब जो एरिया था वहाँ कौन सी लिपि में अभिलेख प्राप्त हुए थे? आर्माइड लिपि में। कौन सी? आर्माइड में 4 प्रकार की लिपियाँ पाई गई थी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, आर्माइड लिपि और ग्रीक लिपि। ग्रीक लिपि भाई साहब ग्रीक में पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी? ग्रीक में पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी? ग्रीक में। तो ये सब क्या है? ये सब भाई साहब जो अभिलेख लिखे गए थे उनका ये फॉर्मेट है। ये किस फॉर्मेट में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था ज़्यादातर अभिलेख, खरोष्टी लिपि में, पाकिस्तान में शहनाजगढ़ी और मानसेहरा, और फिर उसके बाद आर्माइड लिपि अफ़गानिस्तान, ठीक है, और उसके बाद ग्रीक लिपि। और एक क्वेश्चन और बहुत फेमस आता है कि ऐसा कौन सा अभिलेख था, ऐसा कौन सा अभिलेख था जो 2 भाषाओं में लिखा गया था? 2 भाषाओं में लिखा गया था। वो भाषाएं कौन कौन सी थी? आर्माइड लिपि और ग्रीक लिपि। आर्माइड लिपि और ग्रीक लिपि। तो एक अभिलेख था इनका सार-ए-कूना, जिसको कंदहार भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? कंदहार। इनका एक अभिलेख था सार-ए-कूना, 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 जो कि 2 लैंग्वेजों में लिखा गया था, जो कि 2 लिपियों में लिखा गया था। भाई साहब इस क्वेश्चन को भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा अभिलेख था ऐसा कौन सा अभिलेख था जो 2 लिपियों में लिखा गया था? कौन सी लिपियाँ थी? आर्माइड थी और ग्रीक थी। आर्माइड थी और ग्रीक थी। आर्माइड कहाँ की है? पाकिस्तान में से अफ़गानिस्तान में ज़्यादा अभिलेख मिले थे, और जो ग्रीक वाली है ये ग्रीक में। तो सार-ए-कूना, सार-ए-कूना, सार-ए-कूना कौन सा अभिलेख है? जो 2 लिपियों में लिखा गया है। इसको कंदहार भी कहते हैं और कंदहार अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमने देखा भारत में सबसे पहले अभिलेख लेखन कौन प्रारंभ किया था? अशोक ने प्रारंभ किया था। ये अभिलेख लिखने के लिए जो पत्थर जाते थे वो कहाँ से जाते थे? वो चुनार एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से मोस्टली पत्थरों का जाता है। चुनार एक पहाड़ी बेल्ट है, तो वहाँ से पत्थर अभिलेख लिखने के लिए जाते थे। देखिए पत्थर जाएंगे कौन? वही जिनको स्तंभ बनाने के लिए पत्थर लगता था। और उसके बाद भाई साहब शिलालेख में तो कोई बड़ी सी शिला होगी या कोई बड़ा सा पत्थर होगा, वो तो वहीं रहेगा। और गुफा में तो जाहिर सी बात है चुनार के लिए स्तंभ वाला ज़्यादा सूटेबल पड़ेगा। तो चुनार से पत्थर जाते थे। भारत में सबसे पहले शुरू किया था अब अशोक ने। इसको खोजा कौन था? फैंथलर ने। इसको पढ़ा कौन था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और ये अभिलेख की 4 लिपियाँ कौन सी हैं? ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, आर्माइड लिपि है, उसके बाद ग्रीक लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि में ज़्यादातर अभिलेख प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद खरोष्टी लिपि में मानसेहरा, उसके बाद शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान के इलाके में पड़ते हैं, वहाँ से अभिलेख मिले हैं। आर्माइड जो कि कहाँ है? अफ़गानिस्तान वाला बेल्ट है। और उसके बाद ग्रीक वाला है। ऐसा कौन सा अभिलेख है जो 2 लिपियों में है? तो सार-ए-कूना या कंदहार जिसको बोलते हैं, वो आर्माइड और ग्रीक लिपि में है, ठीक है। अब इतना समझिए। अब हम जानते हैं कि इनके देखिए 7 छोटे अभिलेख थे। देखिए 7 छोटे अभिलेख थे और 14 बड़े अभिलेख थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि भाई साहब ये अभिलेख कौन सा है, छोटा वाला कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है? इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत मस्त है भाई साहब, एकदम पढ़ोगे समझ में आएगा। जहाँ ना समझ में आए भाई कमेंट करना, अपन बताएगा, ठीक है। अब देखते हैं इनको 7 पहले यार ख़त्म हो गया क्या? 7 छोटे अभिलेख हैं। कौन से हैं? इनके 7 क्या हैं? छोटे छोटे अभिलेख हैं। 7 क्या हैं? छोटे छोटे अभिलेख हैं। अब वो 7 छोटे अभिलेख कौन से हैं भाई साहब? दिख रहा है कि नहीं यार? रुको 1 मिनट, इंक भर लेते हैं। बंद कर भाई तक। हाँ तो भाई इंक ख़त्म हो गया था, हम लोग फिर से बाउंस बैक करते हैं, वापस आते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले थे किसके बारे में? 7 छोटे छोटे अभिलेखों के बारे में। तो देखिए भारत में मोस्टली कहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं?
एमपी में एक जगह है गुर्जरा, गुर्जरा कहाँ है, गुर्जरा से प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद मास्की, मास्की है, नेत्यूर है, नेतूर है। फिर उसके बाद क्या है, आलमगीर नहीं, उदय गोलार है। ठीक है, तो ये देखिए एमपी में है, गुर्जरा है, मास्की जो है ये यम है, मास्की जो है कहाँ है, ये सब कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ है, ये सब कर्नाटक। देखिए भारत से, और उसके बाद एक राजस्थान से प्राप्त हुआ था भाबरू, भाबरू अभिलेख, अभिलेख। तो भाबरू अभिलेख में देखिए जो उत्तर भारत में प्राप्त हुए थे मोस्टली एमपी से हुए थे, गुर्जरा में मास्की, नेत्यूर, उदय गोलार, ये सब कहाँ है, कर्नाटक में है। और राजस्थान से कौन सा था, भाबरू अभिलेख। भाबरू अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिसमें साम्राज्य का जिक्र है, सम्राट अशोक का नाम का जिक्र है। और उसके बाद त्रिपिटक, त्रिपिटक एक ग्रंथ है। क्या है, त्रिपिटक एक ग्रंथ है, किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं भाई साहब, 3 पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक, और उसके बाद विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है, त्रिपिटक। तो भाबरू अभिलेख है। देखिए जो आज के हमारे नेता लोग क्या हैं, सबसे पहले कोई चीज़ बना नहीं, उसका फ्रंट बन गया तो पहले शिलान्यास कर दो भाई साहब, शिलान्यास कर दो, फला विधायक ने, फला मंत्री ने बनवा दिया, और फिर उसके बाद 1 साल बारिश हुई, सब ढह गया। लेकिन पहले की जो राजा थे वो अपना नाम नहीं लिखवाया। अशोक ने बहुत सारे, बहुत मोस्टली ऐसे शिलालेख लिखवाए जहाँ नाम नहीं लिखवाया, केवल सम्राट लिखवा के छोड़ दिया, केवल प्रियदर्शी लिखवा के छोड़ दिया। प्रियदर्शी सम्राट, प्रियदर्शी सम्राट, प्रियदर्शी सम्राट ऐसे लिखवा के छोड़ दिया। तो भाबरू अभिलेख, जब अभिलेख ये सब मिले तो ये सब पता ही नहीं चल पाया भाई साहब, यहाँ तो नाम लिखा ही नहीं है, पता नहीं। प्रियदर्शी भाई साहब ये अशोक को ही कहा जाता था चक्रवर्ती सम्राट, सम्राटों के सम्राट, अशोक महान, ये सब। तो प्रियदर्शी सम्राट, प्रियदर्शी, तो इन्होंने प्रियदर्शी सम्राट मोस्टली में लिखवा के ऐसे छोड़ दिया था, तो पता ही नहीं चल पा रहा था। तो ये जो भाबरू अभिलेख था, यहाँ से लिखा जाया था एक जगह कि सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक। तब वहाँ से पता चला, अरे यार ये तो जितने अभिलेख हैं जहाँ प्रियदर्शी सम्राट लिखा है ये तो भाई साहब अशोक हैं। कौन है, अशोक हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था भाई साहब, क्वेश्चन आएगा कि जो अशोक का नाम था, अशोक का नाम था, वो किस अभिलेख से उजागर हुआ, वो कौन सा था, भाबरू अभिलेख। ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राजस्थान पे। यहाँ से बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की चर्चा हुई है। किस त्रिपिटक, त्रिपिटक की। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं, कौन सा, विनय पिटक है, सूत्र पिटक है, अभिधम्म पिटक है, ठीक है, विनय, सूत्र और अभिधम्म, ठीक है, त्रिपिटक। तो भाबरू अभिलेख में नाम हुआ और उसके बाद त्रिपिटक। तो अशोक, अब हम लोग 7 छोटे छोटे अभिलेख जो थे इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, रुम्मीदेई, रुम्मीदेई का अभिलेख है। यहाँ अभिलेख लिख लो, अभिलेख। इसमें कौन सा है, रुम्मीदेई का। ये सबसे छोटा अभिलेख है। ये क्या है, सबसे छोटा अभिलेख है। क्या है, सबसे छोटा अभिलेख है। ये कौन सा है, तो क्वेश्चन आएगा भाई साहब, ये अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो ये रुम्मीदेई का है। ये कौन सा है, रुम्मीदेई का है। ये कौन सा है, रुम्मीदेई का अभिलेख जो है सबसे छोटा अभिलेख है। किसका है, अशोक का है। तो क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब अशोक ने सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो रुम्मीदेई का है। रुम्मीदेई, रुम्मीदेई, रुम्मीदेई का अभिलेख सबसे छोटा है। इसको अशोक ने जब अपने साम्राज्य, जब इनका मतलब राज्य अभिषेक हुआ था, उसके 20वें साल जब ये लुम्बिनी गए थे, कहाँ गए थे, लुम्बिनी की यात्रा किए थे, लुम्बिनी की धम्म यात्रा किए थे। तो वहाँ गए थे, तो वहाँ जो टैक्स था लुम्बिनी पर, जो भू राजस्व टैक्स था, उसे ख़त्म कर दिए थे। तो उसी के बारे में ये अभिलेख तभी मतलब बनवाया गया था। ये अभिलेख रुम्मीदेई का वहीं से निर्माण कराया गया था। कहाँ कराया गया था, लुम्बिनी में। लुम्बिनी किसका जन्मस्थल है, महात्मा बुद्ध का, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का, ठीक है। तो रुम्मीदेई, रुम्मीदेई के बारे में समझ गया है, सबसे छोटा अभिलेख है। फिर उसके बाद आता है टोपरा का अभिलेख। कौन सा, टोपरा। टोपरा भाई साहब एक हरियाणा की जगह है। कहाँ है, हरियाणा की जगह, हरियाणा की।
टोपरा कहाँ है? हरियाणा का। तो यहाँ एक अभिलेख था, यहाँ क्या था? एक छोटा अभिलेख था, उसको क्या किया गया? एक राजा थे, कौन से? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने, देखिए क्या होता है ना, जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, हम लोग जाते हैं किसी टूर पे जाते हैं या कहीं विजिट करने जाते हैं या कहीं घूमने टहलने जाते हैं, तो वहाँ की जो हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं उसे ख़रीद लेते हैं और अपने घर लाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, भाई साहब देखो हमने यहाँ ये लाया है। तो ये जो राजा महाराजा थे उस समय, भाई साहब ये तो राजा थे, तो ये सब करते क्या थे? आज भी होता ऐसा होता है कि जैसे बड़े लोग हैं, जो किसी की बीवी पसंद आई, भाई साहब उसके लिए बवाल हो जाता है, भाई साहब हमें पसंद है। तो ऐसे ही फिरोज शाह तुगलक को गया टोपरा, देखा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार, ये जो स्तंभ है, जो अभिलेख है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार, इसको उठाओ, ले चलो अपने यहाँ। इसकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी, दिल्ली लाया। कहाँ लाया? दिल्ली। तो क्वेश्चन बनेगा भाई साहब कि जो टोपरा अभिलेख है ये कहाँ का अभिलेख है? ये हरियाणा का है, ये हरियाणा का है। किसका अभिलेख है? अशोक का अभिलेख है। इसको कौन दिल्ली लाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा अभिलेख को कहाँ लाया? भाई साहब दिल्ली लाया। कहाँ लाया? दिल्ली लाया। तो मतलब हरियाणा से दिल्ली, हरियाणा से दिल्ली से कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक ने लाया। किसका अभिलेख था? ये अशोक का अभिलेख था। फिर उसके बाद एक टोपरा हो गया मेरठ का अभिलेख। मेरठ का अभिलेख, मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो कि दिल्ली से सटा है, दिल्ली से सटा है। तो जो टोपरा है, टोपरा का हरियाणा है, हरियाणा से दिल्ली लाया फिरोज शाह तुगलक ने। फिर ये फिरोज शाह तुगलक ही ये गया, देखा मेरठ में, अरे देखा यार ये तो वैसा ही है जैसा टोपरा में था, चलो एक काम करो इसे भी ले चलते हैं, इसे भी ले चलते हैं। तो इसने इसको भी कहाँ ले आया? दिल्ली ले आया। इसने इसको भी दिल्ली ले आया। तो क्वेश्चन आएगा फिरोज शाह तुगलक ने भाई साहब कौन से अभिलेख को? तो भाई साहब वो टोपरा अभिलेख था, वो मेरठ का अभिलेख था, वो टोपरा का अभिलेख था, वो मेरठ का अभिलेख था। दो अभिलेखों को फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ ले आया? दिल्ली ले आया, अपनी राजधानी में। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी भी एक ज़िला है। क्या है? ज़िला है, एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का। किसका है? उत्तर प्रदेश का। किसका ज़िला है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी ज़िला है। यहाँ भी इनका अभिलेख था, यहाँ भी इनका अभिलेख था। तो जैसे राजा महाराजा लोग विजिट करते थे जाले उनके अपने साम्राज्य में, तो इनके साम्राज्य में अकबर, कौन? अकबर। अकबर ने देखा कि भाई साहब यार ये तो बढ़िया अभिलेख है, बढ़िया चीज़ है, इसको ले चलो। तो अकबर ने इसे कहाँ ले आया? इलाहाबाद ले आया। इलाहाबाद यानी प्रयागराज। तो ये जो इलाहाबाद का किला था उसमें रखवाया इसे अभिलेख को। किसने? अकबर ने। किसने? अकबर ने। तो भूलना मत भाई साहब, जो टोपरा का अभिलेख था, जो मेरठ का अभिलेख था, उसे फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा हरियाणा से और मेरठ का उत्तर प्रदेश से कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ले। लेकिन जो ये तीसरा अभिलेख है, कौशाम्बी का अभिलेख है, इसे प्रयागराज लाया गया। इसे प्रयागराज इलाहाबाद के किले पे लाया गया। कौन लाया? अकबर ने लाया। कौन लाया? अकबर ने लाया। कौन लाया? अकबर ने लाया। ठीक है, अकबर ने। अब उसके बाद ये हो गए 1 2 3 4। अब उसके बाद हो गए कुछ बिहार के अभिलेख हैं जो हैं रामपुरवा अभिलेख है। कौन सा है? रामपुरवा। ये बिहार के कहाँ है? बिहार के चंपारण में। बिहार का ज़िला है चंपारण, वहाँ है। ठीक है, और इसको कार्लायर इस अभिलेख की खोज किसने की थी? कार्लायर ने। इस अभिलेख की खोज किसने की थी? कार्लायर ने की थी। इस अभिलेख की खोज किसने की थी? कार्लायर ने खोज की थी। कौन? कार्लायर ने। तो रामपुरवा अभिलेख कहाँ है? रामपुरवा अभिलेख बिहार के चंपारण में है। रामपुरवा अभिलेख बिहार के चंपारण में है। उसकी खोज किसने की थी? कार्लायर ने की थी। उसकी खोज किसने की थी? कार्लायर ने की थी। और फिर उसके बाद एक और है लौरिया नंदनगढ़। ये लौरिया नंदनगढ़ भी है। कहाँ है? बिहार के चंपारण में है। ये कहाँ है? बिहार के चंपारण में है। इस पे मोर का चित्र। तो क्वेश्चन आएगा भाई साहब अशोक का ऐसा कौन सा अभिलेख था? अशोक का ऐसा कौन सा अभिलेख था जहाँ मोर के चित्र प्राप्त हुए थे? मोर का चित्र। तो भाई साहब लौरिया नंदन।
नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदन, ठीक है, अभिलेख जो कि कहाँ है, बिहार के चंपारण में। बिहार के चंपारण में एक और मिला था लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज। तो ये जो अभिलेख हैं, पहला अभिलेख कहाँ से, रुम्बनदेही जो कि सबसे छोटा था। पहला अभिलेख कौन है, पहला नहीं है मतलब ऐसे है, तो पहला कौन सा हो गया, रुम्बनदेही अभिलेख जो कि सबसे छोटा है। क्वेश्चन आएगा भाई साहब सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, रुम्बनदेही का है। फिर उसके बाद टोपरा है, टोपरा हरियाणा का है, उसे फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ ले गया, दिल्ली ले गया। फिर उसके बाद मेरठ है, मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसे दिल्ली कौन ले गया, फिरोज शाह तुगलक ने ले गया। फिर उसके बाद कौशाम्बी का पड़ता है, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, उसे प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, उसे यहाँ कौन ले गया, अकबर ने ले गया। फिर उसके बाद रामपुरवा पड़ता है, रामपुरवा कहाँ पड़ता है, बिहार के चंपारण में। बिहार के चंपारण में उसे कार्लायल जी ने डिस्कवर किया था, कार्लायल ने खोजा था। फिर उसके बाद जो आता है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ जहाँ की मोर का चित्र, जो स्तंभ था उसमें मोर का चित्र देखने को प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन आएगा भाई साहब मोर का चित्र जो कि अशोक के अभिलेख में है वो कौन से अभिलेख है, तो लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ में मार दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लौरिया अरेराज है जो कि बिहार के चंपारण में है। बिहार के चंपारण में 3 है, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा अभिलेख। ये सब हो गए भाई साहब छोटे छोटे। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं 14 इनके बड़े शिलालेख हैं। ये सब स्तंभ लेख हो गए, मतलब छोटे हो गए क्योंकि स्तंभ लेख हो गए। अब उसके बाद अब शिलालेख के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने 14 बड़े बड़े शिलालेख, मतलब बड़ी बड़ी पहाड़ों पे वो लिखवाया गया था। तो देखिए लिखा क्या जाता है, जाहिर सी बात है जो इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचारक थे तो इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में लिखा था, अपनी नीतियों के बारे में लिखा था, और उसके बाद कैसे कैसे धर्म को आगे बढ़ाना है, बेसिकली इसी पे जोर दिया गया था। जो चीज़ें लिखी गई थी वो सब किसके बारे में लिखी थी, धर्म से रिलेटेड लिखी गई थी। राजा के जो राजा और जनता के बीच का संपर्क है और इन सब चीज़ों के बारे में लिखा गया था, ठीक है। तो अब हम लोग बड़ा देखते हैं, ये तो छोटा हो गया। अब देखिए भाई साहब 14 शिलालेख हैं, शिलालेख, ठीक है। अभी हम लोगों ने 7 छोटे छोटे अभिलेखों के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग 7 जो हैं बड़े शिलालेखों के बारे में डिस्कस करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि भाई साहब दूसरे शिलालेख में क्या था, तीसरे शिलालेख में क्या था, 14वें में क्या था, 13वें में क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा, आप देखते जाइए, ठीक है। और जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट करिएगा, अपन बताएगा। पहला शिलालेख है, तो पहले में देखिए जो कलिंग का युद्ध था, उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, मतलब माइंड टोटली चेंज हो गया था। वो युद्ध को छोड़ के एकदम पूरा धर्म के रास्ते पर। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब पशु बलि की निंदा की थी प्रथम अभिलेख ने। मतलब पशु बलि मत करिए भाई साहब, जीवों पर आप दया करिए, लोगों को के साथ, मतलब जीवों को साथ कोऑपरेट करिए, उनके साथ कोई निर्दयता का भाव मत रखिए। तो पहले अभिलेख में क्या कहा गया था कि पशु बलि की निंदा की थी, मतलब जो पशु बलि करते हैं, मतलब पशुओं की बलि देते हैं, वो गलत बात है। उनके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को समझना चाहिए, इसके लिए। फिर उसके बाद पशु बलि की निंदा या पशु बलि पे रोक लगा दिया कि भाई साहब आप पशु की बलि मत दीजिए, आप सही से पशुओं के साथ व्यवहार करिए। तो प्रथम अभिलेख में ये हुआ था। अब दूसरे वाले में देख लेते हैं। तो दूसरा वाला में इन्होंने चिकित्सा की बात की गई थी, चिकित्सा। इसमें कौन कौन सा था भाई, मानव और उसके बाद ये जानवर। तो इन्होंने चिकित्सा की बात कही गई थी। दूसरे अभिलेख में मानव और जानवर की चिकित्सा की व्यवस्था की बात कही गई थी कि भाई साहब मानव बीमार होगा तो उसकी चिकित्सा की ज़रूरत पड़ेगी, जानवर होगा तो देखिए अब अशोक जो है ये पशु मतलब मानव के साथ, आदमियों के साथ साथ जानवरों पर भी विशेष ध्यान दे रहे थे। फिर इन्होंने क्या करवाया कि मतलब जैसे रोड है उसके किनारे किनारे वृक्ष लगवाए ताकि मतलब
छाँव प्राप्त हो सके, और उसके बाद जानवरों के लिए वहाँ कुएँ खुदवाए गए, आदमियों के लिए भी कुएँ खुदवाए गए, नए-नए तालाब खुलवाए गए रोडों पे, ताकि पानी पीने में किसी को दिक्कत ना हो। तो प्रथम अभिलेख में क्या मिला था? पशु बलि की निंदा की गई थी, पशु बलि पे रोक लगाया गया था। दूसरे अभिलेख में चिकित्सा की बात कही गई थी, मानव और जानवर की। अब तीसरे अभिलेख में देखते हैं क्या किया गया था। इन्होंने राजुक, युक्तक और उसके बाद प्रदेशक, ये 3 पोस्ट हैं। ये क्या हैं? राजुक हैं, युक्तक है, प्रदेशक हैं। ये 3 मतलब उनके राज्य के अधिकारी थे। ये 3 उनके मतलब जो डिपार्टमेंट था उनका, जो मंत्रिमंडल था उसके अधिकारी थे। ये सब करते क्या थे भाई साहब? इसमें तीसरे अभिलेख में कहा गया था कि राजुक, युक्तक, प्रदेशक को, इन सबको 5 साल पे कहाँ जाना है भाई साहब? अपने साम्राज्य में जाना है और धर्म को आगे बढ़ाना है, धर्म को बारे में लोगों को बताना है। तो प्रथम अभिलेख में पशु बलि की निंदा, दूसरे में चिकित्सा की बात कही गई, तीसरे में राजुक, युक्तक और प्रदेशक, जो कि क्या करते हैं? धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपना हर 5 साल पे साम्राज्य का भ्रमण करते हैं और धर्म के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। ठीक है। अब चौथा अभिलेख क्या था? राजुक हो गए, युक्तक हो गए, प्रदेशक हो गए, राजुक हो गए, युक्तक। और देखिए एक बात और ये है कि इन्होंने कभी भी मतलब किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाया था कि आप इस धर्म को ज्वाइन करिए, इस धर्म को ज्वाइन करिए, इस धर्म को ज्वाइन करिए। चौथा अभिलेख था इनका कि आप भेरी घोष को रिप्लेस करके इन्होंने धम्म घोष। देखिए ये क्या है? भेरी घोष को रिप्लेस करके धम्म घोष को लाया गया। भेरी घोष देखिए हर राजा की युद्ध की नीति थी, युद्ध की नीतियाँ थी, युद्ध के जो शास्त्र थे उन सबको ख़त्म करके इन्होंने रिप्लेस करके धर्म को लाया। क्या लाया? युद्ध को, ये सब को, क्योंकि युद्ध से इनका पूरा टोटली विश्वास हट गया था भाई साहब। इन्होंने महात्मा गांधी जैसे, एक प्रकार महात्मा ने पूरा हिंसा को छोड़ के अहिंसा पर पूरा अपना सिद्धांत पाया था, उसी प्रकार इन्होंने भी किसको? युद्ध को छोड़ के इसको अपनाया था, धम्म घोष को अपनाया था। किसको अपनाया था? धम्म घोष को अपनाया था। ठीक है। तो भेरी घोष क्या है? भेरी घोष। ठीक है। भेरी घोष क्या है? ये युद्ध की नीतियाँ हैं, युद्ध से संबंधित है, इसे अपना के इन्होंने धर्म के मतलब भेरी घोष को रिप्लेस करके धम्म घोष की व्यवस्था की गई। अब 5वां क्या है? जब भाई साहब आप भेरी घोष को हटा के धम्म घोष की व्यवस्था कर रहे हो, मतलब धर्म की बात कर रहे हो, तो भाई साहब आपके मंत्रिमंडल में अब आपने मान लो सेनापति का पोस्ट खत्म कर दिया, तो भाई साहब आप धर्म को ला रहे हो, तो धर्म के लिए कोई पोस्ट कोई चाहिए। तो इन्होंने 5वें अभिलेख में क्या किया था? धर्म महामात्र की व्यवस्था का जिक्र है। किसकी व्यवस्था का? मतलब इन्होंने जब भेरी घोष, चौथा अभिलेख था, जो भेरी घोष युद्ध से हट के इन्होंने धर्म का मार्ग अपनाया, तो इन्होंने 5वें अभिलेख में जिक्र है कि ये धर्म महामात्र की व्यवस्था की है, ये धर्म महामात्र की व्यवस्था की। और 6वें अभिलेख में क्या कहा गया? इनके जो 6वां अभिलेख था, इनके 6वां अभिलेख में क्या था? जैसे ये जो राजुक थे, युक्तक थे, प्रदेशक थे, ये तीसरे में कहा गया था हर 5 साल पे साम्राज्य का दौरा करेंगे और फिर उसके बाद धर्म का प्रचार करेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब जन कल्याण से अगर हमारे प्रजा से संबंधित कोई भी मतलब अगर हित का कार्य हो, तो आप 24/7 मतलब 24/7 चाहे जब आप संपर्क कर सकते हो राजा से, किसी भी स्थान, किसी भी जगह और किसी भी समय। मतलब इन्होंने कहा था कि जैसे जन कल्याण के अधिकारियों से कहा था कि भाई साहब आपके लिए अगर जन कल्याण के लिए कोई सुझाव हो, तो आप किसी भी समय, किसी भी स्थान आप हमें बता सकते हैं। तो मतलब 24/7 ये अवेलेबल थे, किसके लिए? जन कल्याण के सुझाव के लिए, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। और 7वें में क्या था? देखिए 7वां जो अभिलेख था वो सबसे बड़ा अभिलेख था। 7वां जो अभिलेख था वो सबसे बड़ा अभिलेख था। और ये बताइए, कमेंट करके बताइए भाई साहब कि सबसे छोटा अभिलेख कौन था? तो सबसे छोटा अभिलेख मेरे भाई रुम्मी देई का था। कौन सा था? रुम्मी देई का अभिलेख था, जो कि लुम्बिनी में जब गए थे यात्रा के दौरान तब बनवाए थे। ठीक है। तो जो 7वां अभिलेख था ये सबसे बड़ा है। तो 7वां अभिलेख, क्वेश्चन आएगा भाई साहब कि अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? तो 7वां अभिलेख है। और सबसे छोटा रुम्मी देई का अभिलेख है। ठीक है। तो 7वां में धर्म समन्वय की बात कही गई है। किसकी? धर्म समन्वय
समन्वय, धर्म समन्वय की बात कही है कि देखिए इन्होंने कभी भी किसी को दबाव नहीं बनाया भाई साहब आप सब कुछ छोड़ के बौद्ध धर्म को फॉलो करिए, ठीक है। तो धर्म समन्वय के मतलब भाई साहब सब लोग मिलजुल के रहिए, आप चाहे जिस धर्म को हो, सबका मेन बेसिकली उद्देश्य क्या है, मन की शांति प्राप्त करना है। धर्म के मार्ग से मन की शांति प्राप्त करना है, आत्मा की शांति प्राप्त करना है, उसके लिए धार्मिक समानता, धार्मिक समानता बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप मिलजुल के रहिए, कोई गलत काम मत करिए, कोई हिंसात्मक काम मत करिए, कोई भेदभाव मत रखिए। तो उसके लिए इन्होंने 7वां जो अभिलेख था उसमें धर्म समन्वय की जिक्र पे चर्चा की गई है, ठीक है। अब आते हैं 8वें में। तो 8वें में बताया गया कि इन्होंने जो धम्म की यात्राएं की थी, यात्रा का वर्णन है, ठीक है। धम्म की यात्रा क्या है, जब इनको धम्म की यात्रा मतलब धर्म से संबंधित जो यात्राएं थी, जो यात्राएं इन्होंने किया था। यात्राएं कब किया था भाई साहब, जब इनका राज्याभिषेक हुआ था उसके 10वें साल ये कहाँ गए थे, बोध गया में गए थे। 20वें साल कहाँ गए थे, लुम्बिनी में गए थे, ठीक है। जब इन्होंने लुम्बिनी में गया तो एक अभिलेख बनवाया था, वो कौन सा अभिलेख था, रुम्बन देही का अभिलेख था, रुम्मी देही का अभिलेख था, जो कि सबसे छोटा अभिलेख था। तो 8वें अभिलेख में इनमें धम्म की यात्रा का वर्णन किया गया है, धम्म की यात्रा का वर्णन किया गया है। अब 9वां देख लीजिए। तो 9वां अभिलेख में क्या कहा गया था कि 9वां अभिलेख में कहा गया था भाई साहब आपको यश और कीर्ति पाने के लिए आपको क्या बोलते हैं यार, विनम्रता, या 1 मिनट रुकिए तो भाई साहब बताते हैं आपको। सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार 9वां में है, सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार। तो देखिए जो 9वां इनका अभिलेख था, इन्होंने कहा कि भाई साहब सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का जिक्र किया गया है। मतलब भाई साहब हमारे यहाँ सब ब्राह्मण का, सेवक का, सेवकाओं का, सबका सम्मान किया जाए। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, भेदभाव कोई नहीं होना चाहिए। तो सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार की बात कही गई। और फिर जो 10वां था, इन्होंने यश और कीर्ति के लिए, कीर्ति यश और कीर्ति के लिए इन्होंने क्या कहा, यश और कीर्ति के लिए इन्होंने, 1 मिनट देखते हैं भैया, सच्चे शिष्टाचार 10वां था यश और कीर्ति के लिए नैतिकता का वर्णन किया गया। नैतिकता, यश और कीर्ति के लिए नैतिकता है। और फिर उसके बाद नैतिकता, देखिए जो 1 मिनट भाई साहब, आठवें में इन्होंने कहा गया कि धर्म की यात्रा है। फिर उसके बाद 9वें में कहा गया सच्ची भेंट, सच्ची शिष्टाचार होने चाहिए। मतलब जैसे सेवक का, और उसके बाद जो निचले वर्ग हैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यश और कीर्ति के लिए नैतिकता होनी चाहिए। यश और कीर्ति के लिए, यश और कीर्ति को प्राप्त करने के लिए आपको नैतिकता का जिक्र किया गया। इसका मतलब है कि जो राजा, इन्होंने मतलब इसमें कहा गया है कि जो राजा है, जो कौन है, राजा, जो राजा है वो क्या करेगा, जो राजा है उसका जो मंत्रिमंडल है, उसके जो मंत्री हैं वो हमेशा किसके हित में, प्रजा के हित में, प्रजा हित के बारे में सोचेंगे, ठीक है। इसका यश और कीर्ति को प्राप्त करने के लिए आपको नैतिकता होना चाहिए, आपका व्यवहार सही होना चाहिए, लोगों के प्रति सही सोच होनी चाहिए, आपकी सकारात्मक पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ये 10वां में बोला गया। फिर 11वां में इन्होंने क्या बोला, देखिए धम्म की यात्रा जो है 8वां में की गई थी, और इन्होंने धम्म की व्याख्या किसमें किया, 11वां में। धम्म की व्याख्या वही बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए गए थे वो किस अभिलेख में बताए गए, 11वें में। तो अब 12वें में देखते हैं क्या क्या था। तो 12वें में देखिए इन्होंने 2 महापात्रों की व्यवस्था की थी। एक में देखिए 5वें में धम्म महापात्र की व्यवस्था की गई थी, और 12वें में इन्होंने स्त्री वोमेन को बढ़ावा देने के लिए इसमें इन्होंने स्त्री महामात्र की व्यवस्था की गई थी।
देखिए 5वें अभिलेख में आपका धर्म महामात्र की व्यवस्था की थी, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। तीसरा, इन्होंने स्त्रियों को बढ़ावा देने के लिए किसकी, स्त्री महामात्र की व्यवस्था की। फिर 13वें अभिलेख में, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 13वां अभिलेख है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सा है? इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। इसमें क्या क्या आ गया? तो भाई साहब क्वेश्चन आएगा कि अशोक का ऐसा कौन सा अभिलेख था जिसमें कलिंग की युद्ध की चर्चा की गई? कलिंग की युद्ध की चर्चा की गई, तो ऐसा कौन सा अभिलेख था? वो 13वां अभिलेख था। कौन सा अभिलेख था? 13वां अभिलेख था। ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। और 14वां है, इसमें धार्मिक जीवन जीने की बात कही गई है। ठीक है, कि धर्म के मार्ग पर चलिए, हिंसा मत करिए, यही सब इसमें कहा गया है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रथम अभिलेख था, प्रथम अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई थी कि भाई साहब पशुओं को मारो मत, ये सब मत करो, गलत काम है सब। और उसके बाद दूसरे में चिकित्सा की बात कही गई है। इसमें मानव चिकित्सा और जानवर चिकित्सा दोनों की बात कही गई। क्वेश्चन बन सकता है कि भाई साहब सेकेंड अभिलेख में, दूसरे अभिलेख में किस विषय पर चर्चा हुई? तो मानव और जानवर के चिकित्सा के अभिलेख में। तीसरे पे इन्होंने 3 अधिकारियों को क्वेश्चन पूछेगा, राजू की युक्तक और प्रदेशक। राजू की युक्तक और प्रदेशक किस अभिलेख से संबंधित है? तो तीसरे अभिलेख से संबंधित है। ये सब क्या करते थे? हर 5 साल पे साम्राज्य का निरीक्षण करते थे और फिर इसके बाद धर्म का प्रचार करते थे। फिर चौथे अभिलेख में इसने भेरी घोष, धम्म घोष। देखिए भेरी घोष क्वेश्चन आएगा भाई साहब चौथे अभिलेख में, चौथा जो इनका शिलालेख था उसमें किसी बात का जिक्र है, तो उसमें भेरी घोष को हटाकर इन्होंने धम्म घोष, मतलब युद्ध की नीतियों को हटा के धर्म की नीतियों को लाया। तो भाई साहब जब धर्म आएगा तो उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने मंत्रिमंडल में विस्तार किया। उसके लिए 5वें शिलालेख में महापात्र की व्यवस्था की। ठीक है, फिर 6वां में इन्होंने कहा कि आप जन कल्याण के लिए, जैसे आज भी हमारे यहाँ है, जैसे जन कल्याण के लिए आप CM हेल्पलाइन नंबर है, ये सब हैं, बहुत सारे हैं, किसी भी आप सुझाव दे सकते हैं अपना। उसी प्रकार इन्होंने भी, देखिए ये सब पुरानी नीति है, आज हम उसे कॉपी कर रहे हैं केवल। देखिए 24/7 किसी भी जगह किसी भी स्थान पे अपने जो इनके अधिकारी थे जो धर्म से संबंधित थे उससे किसी भी समय सुझाव दे सकते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद साथ में इन्होंने बताया कि क्या बताया? धर्म समन्वय, कि सब लोगों को भाई साहब धर्म का मतलब क्या है कि सब लोग मिलजुल के रहें, सबको शांति चाहिए, सबको मन की शांति चाहिए, इसलिए इन्होंने 7वां अभिलेख में ये जिक्र हुआ। 8वें में क्या है? धर्म की यात्रा। इन्होंने 10वें साल में बोधगया की यात्रा की थी, 20वें साल में लुम्बिनी की यात्रा की थी। जहाँ ये गए थे तो रुम्बनदेही अभिलेख जो कि सबसे छोटा है उसका निर्माण करवाए थे। 9वां है सच्ची भेंट एवं सच्ची शिष्टाचार, की मतलब ब्राह्मणों के प्रति और उसके बाद जो निम्न वर्ग हैं और जो हैं उनके प्रति सही दृष्टिकोण, सही व्यवहार रखा जाए। और 10वां है यश कीर्ति प्राप्त करने के लिए नैतिकता चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कहा कि हमारा राजा है और जो इसमें राजा है, जो मंत्री हैं, जो जितने भी हैं राज्य मतलब मंत्रिमंडल में, उनका केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि वो प्रजा के हित के बारे में सोचे। वो किसके बारे में? प्रजा के हित के बारे में, नॉट अपने बारे में नहीं सोचे। आज के हमारे नेता अपने बारे में ज़्यादा और लोगों के बारे में कम सोच रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि लोग भी अपने बारे में कम और राजा के बारे में, मतलब नेता के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, आज तक लोग जो समझ में नहीं आ रहा है कौन हमारे हित में काम कर रहा है, कौन हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा है। दिखाइए, दिखावा, ऐसे ऐसे हाथ दिखा देते हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं, बटन दबा दिए, हो गया काम। तो यश कीर्ति नैतिकता। ठीक है, फिर उसके बाद 11वें में धर्म की व्याख्या की गई है कि धर्म किस प्रकार बढ़ाया जाए, किस प्रकार। देखिए इन्होंने बेसिकली बौद्ध धर्म पे ज़्यादा जोर दिया है। और फिर उसके बाद 12वें में स्त्री महापात्र की व्यवस्था की गई है, मतलब स्त्रियों से संबंधित जो प्रॉब्लम थी उसे रिजॉल्व करने के लिए, उसे दूर करने के लिए स्त्री। और 13वां अभिलेख इनका सबसे इंपॉर्टेंट है, कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध इन्होंने अपने शासनकाल के 8वें साल में लड़ा था, जो कि किससे? नंदराज से। ठीक है, और फिर 14वां में इन्होंने धार्मिक जीवन यापन करने की व्यवस्था की गई थी धर्म के मार्ग पे, क्योंकि इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ने के बाद ये सब छोड़ दिया था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट करिएगा, बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।